बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी थोड़ी नालायक सी होस्ट जुगन काजिम। आज एक्चुअली एक लाइक इंसान वाली बात आपसे करने जा रही हूँ, और वो ये है कि व्यूअर्स, हम अपने लेजेंड्स को भूल तो नहीं जाते, लेकिन अक्सर उनके बारे में बात करना जो है वो भूल जाते हैं। उनके रिमाइंडर्स, उनके बारे में बात करना, उन्होंने जो डिफरेंट चीज़ें की हैं हमारे मुल्क के लिए, उनको रिकग्नाइज़ करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लेजेंड्स की, तो ऑफ कोर्स हमने आज एक लेजेंड को ट्रिब्यूट तो पेश करना है, लेकिन हमारे लेजेंड्स ही हमारी पहचान है, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, हमें आगे लेके चलते हैं, और हमारी रिकग्निशन ऐसी ऐसी जगहों पे क्रिएट करते हैं जहाँ पे शायद हमारे बारे में लोगों ने सुना भी नहीं था। अगर हम लेजेंड्स की बात करें तो अल्लामा इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, अनदर पर्सन जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, एंड उनकी शायरी और जो चीज़ें उन्होंने लिखी, पाकिस्तान तो बना सो बना, लेकिन आपकी शायरी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है आज भी, और उसे हाईली अप्रिशिएट किया जाता है। अगर हम बात करें नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, तो बल्कि आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि किसकी मुलाकात, कि हमारी क्या कभी नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मुलाकात हुई, मैडम नूरजहां साहिबा से हुई, मेहदी हसन साहब से हुई, और जिन लोगों की हुई वो अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करते हैं, क्योंकि दीज वर लेजेंड्स। जब ये ज़िंदा भी थे, लिविंग लेजेंड्स थे, और जब हमारे इस दुनिया से रुखसत हुए तो देन ऑफ कोर्स एक लेजेंड का उन्होंने टाइटल हासिल किया। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करें तो उन्होंने हमें इंटरनेशनली बहुत फेम दिलवाई, और जो उनकी इंटरनेशनल म्यूज़िक में कोलैबोरेशंस रहीं, उनकी वजह से पाकिस्तान की बहुत रिकग्निशन बनी। अगर स्पोर्ट्स में बात करें तो ज़हीर अब्बास साहब ने क्रिकेट में एक नया मयार सेट किया, और हमेशा हम उनकी बात करते हैं, उनकी डेडिकेशन, उनकी रेजिलियंस आज तक हमें इंस्पायर करती है। अब अगर हम बात करें आलम लोहार साहब एंड उनके बेटे आरिफ लोहार साहब की, आरिफ लोहार साहब एक लिविंग लेजेंड हैं, जिनके काम के साथ आज तक कोई कम्पीट नहीं कर पाया। बहुत से लोगों ने कोशिश ज़रूर की कि उनके मुकाबले में या उनके टक्कर में आगे आए, लेकिन कोई उस लेवल की फेम हासिल नहीं कर पाया। और उनके बाप भी लेजेंड, वो खुद भी एक लेजेंड, और माशाल्लाह आगे बच्चे भी इसी फील्ड की तरफ बढ़ गए हैं। देन उस्ताद हामिद अली खान साहब की बात करें, एक और ऐसे ब्रिलियंट लिविंग लेजेंड जिनके टैलेंट के साथ कोई कम्पीट नहीं कर सकता। एंड देन अगेन सुरैया मुल्तानीकर और नदीम बेग साहब भी हमारी सिनेमा की दुनिया में एक इंस्टीट्यूशन का नाम का लेवल रखते हैं। देन मैडम नूरजहां साहिबा, मलकाए तरन्नुम, जिनकी आवाज़ ने हर दिल को जीत लिया आज भी और पहले भी। देन अगर हम बात करें सबिया खानम की, तो अगेन अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी सिनेमा में जो आपने नाम बनाया वो कोई ख़ास ज़्यादा लोग नहीं बना पाए। सो व्यूअर्स, इन लेजेंड्स को याद रखना, इनको ट्रिब्यूट पेश करना, ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन भी है और ख़ासियत भी है। दूसरे चैनल्स में अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट है, वो रिसेंटली पास ऑन किया है, तो उनकी बरसी पे या जिस दिन उनकी डेथ हुई अगले दिन उनको एक ट्रिब्यूट पेश कर दिया कि भाई कंटेंट वायरल हो जाएगा, क्या बात है, और इस पर्सपेक्टिव और इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग चीज़ें लगा देते हैं, कर देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म अपने इन लेजेंड्स को याद रखना, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जहां हम बात कर रहे हैं लेजेंड्स की, तो व्यूअर्स, मैं चाहूँगी कि हम अब इस डायरेक्शन में भी आएँ जहाँ पे हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ और ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। ये वो म्यूजिशंस हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को बड़ी दफ़ा रिप्रेजेंट किया। पता है प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है व्यूअर्स, हम लोग सिंगर को देखते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि म्यूजिशंस की सपोर्ट के बगैर कोई भी गाना हिट नहीं हो सकता, कोई भी सिंगर हिट नहीं हो सकता, कोई भी लेजेंड अकेले बैठ के तो परफॉर्म नहीं कर सकता। उनको अपने साथ एक सपोर्ट टीम की ज़रूरत होती है। तो ये वो सपोर्ट टीम है जो बेसिकली रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करती है, और इनके बगैर कोई भी म्यूज़िकल इवेंट जो है वो नामुकम्मल होता है। इवन मॉर्निंग एट होम में सीधी बात है, हम इनके मोहताज हैं, अगर ये ना आए तो हम क्या करेंगे। सो इनमें भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अब लेजेंड्स का स्टेटस रखते हैं, तो उनका नाम भी ज़रूर लेना चाहूँगी। मोहम्मद इकबाल साहब जो गिटार पे हैं, इन्होंने भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया और ख़ुद एक बहुत बेहतरीन और सीनियर आर्टिस्ट है। दैन जग्गू खान की अगर मैं बात करूँ, जग्गू भाई अनदर सीनियर, आई थिंक हम सब में जग्गू भाई एंड
आई थिंक इकबाल भाई आप ही सबसे सीनियर है और माशाल्लाह माशाल्लाह जिस लेवल का आप लोगों ने काम किया है और फिर अपने आगे फैमिली बच्चों को भी आगे लेके आए हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को भी इस काम में सुरखरू करे और आपके बच्चों को भी। बट हमारे लिए आप दोनों भी लिविंग लेजेंड्स हैं। देन ऑफ कोर्स हमारी बाकी टीम जो है उनको हम कैसे भूल सकते हैं। नवीद नवाज़ बहुत ही प्यारे भाई हमारे कीबोर्ड पे, जिनको तंग करना मैं अपनी पर्सनल ज़िम्मेदारी समझती हूँ। देन शाहिद महमूद, क्योंकि नई नई इनकी शादी हुई है तो घर से भी तंग है, तो थोड़ा हम भी इनको तंग कर लें, छोटे भाई हैं हमारे लाडले बच्चों की तरह। तो देन ऑफ कोर्स साजिद अली ऑन द ड्रम्स, हमारे बहुत ही ब्रिलियंट, चुप चुप रहते हैं लेकिन अपनी नज़रों से सब कुछ कह देते हैं लेकिन। एंड देन साबिर भाई, इनको तो मैं हमेशा माई फॉर एवर लेट ब्रदर कहती हूँ। कभी कभी शो शुरू हो जाता है और मेरा प्यारा भाई एंट्री मार रहा होता है, लेकिन मेरे बड़े प्यारे भाई हैं एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स ऑन हिज वे टू बिकमिंग अ लेजेंड इंशाल्लाह। जिस ब्रिलियंट इनकी जो अंदाज़ है फ्लूट को प्ले करने का, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। तो जब लेजेंड्स की बात करते हैं तो जो ऑन ग्राउंड हमारे लेजेंड्स हैं उनको भी तो डिस्कस करना ज़रूरी है। व्यूअर्स, अगर आज के शो में आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आज हमारी कोशिश होगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रहे और आज एक लेजेंड को हम ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। वैसे तो हज़ारों करोड़ों लेजेंड्स हैं जिनको हर रोज़ अगर हम ट्रिब्यूट भी पेश करने की कोशिश करें तो हम प्रॉपरली ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेजेंड तो फिर लेजेंड होता है, वो हम जैसों के मोहताज नहीं होते उनकी तारीफ़ या उनकी बात करने के। ये तो हम अपनी एक उनके साथ मोहब्बत और अकीदत शो कर रहे होते हैं एज जूनियर आर्टिस्ट। सो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। किचन की तरफ अब रुख करेंगे, जहाँ मेरी बहुत ही प्यारी सहेली जो आज ज़रा चुप चुप सी लग रही हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा गिला है कि मेरी प्यारी सहेली आज उस तरह से खिलखिला के मेरे से बातें नहीं कर रही जिस तरह करती है। बहुत ही प्यारी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? आज मेरी बहन डल डल क्यों है? आज डल डल बस आपने अरेबिक कुजीन रखी हुई है। हाँ। और इतनी तैयारी आपके सामने ही है जी, क्योंकि तो एक्चुअली लोग अरेबिक कुजीन खाते बड़े शौक से हैं। हाँ जी। लेकिन ये नहीं रियलाइज करते क्योंकि उसका टेस्ट जरा सिंपल होता है, बहुत मसालों वाला नहीं होता। रियलाइज नहीं करते कि हमारे देसी डिशेस से ज्यादा मेहनत लेते हैं, ज्यादा मेहनत होती है। और आप प्रेप देख रही हैं माशाल्लाह कितना, और अभी भी कितना काम बाकी है। आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ इस वक्त आपसे मेन्यू जानना चाहती हूँ। रेसिपीज मैं आपसे आके लूंगी, बट मेन्यू मुझे बता दें मेरी जान। मैं बिल्कुल बता रही हूँ आपको। क्या क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हम बना रहे हैं बुखारी राइस, और बुखारी राइस के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। नहीं, ये हम ब्रेक के बाद करेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक दफा ऑन एयर हम व्यूअर्स को प्रॉपरली तैयबा जी दिखाएं। आज मैं आपसे प्रॉपर जो है ना आपको मौका दूंगी, क्योंकि आपके सेगमेंट पे भी अक्सर गिला आता है जिस तरह शेफ अनम के कि भाई आप सिर्फ रेसिपी ले लेते हैं, बताते नहीं है तरीका। सो द पॉइंट इज तरीका बताना भी ज़रूरी है। और अगर हम करते हैं किचन का सेगमेंट तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि कितनी आसानी से आप चीज़ों को रेडी कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी पूरी हो। तो बस मेन्यू सिर्फ शेयर करते हैं। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। बुखारी राइस हम बना रहे हैं और उसके साथ हम बना रहे हैं फतूर सैलड। यम, मेरा फेवरेट है फतूर सैलड, लेकिन अक्सर उसके अंदर जो क्रिस्पी वाला वो पीटा ब्रेड होती है वो मिस हो जाती है रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो फिर नहीं मिलती। बट फतूर सैलड आप देखिए कि अरबिक कुजीन में व्यूअर्स सलाद का बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे सैलड के फॉर्म में हो, सब्जियों का, या पिकल के फॉर्म में हो। तो हमें भी इस चीज़ को अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और अरबिक कुजीन हमारी कुजीन के बड़े करीब तर है। जी बिल्कुल। और मेरी टीम का ये मोटिव यही होता है हम सबका कि हम वो चीज़ें दिखाएं भी ना कि ये बनती कैसे हैं, ताकि जो हाउसवाइफ है जो परेशान है कि हमने कैसे बनाना है तो उनके लिए इजी हो जाए। क्योंकि रेसिपी बुक्स का ज़माना चला गया ना, जहाँ पे सिर्फ हमने इंग्रेडिएंट दिए और हो गया। उसी तरह जिस तरह म्यूज़िक अब लोग बजाते भी हैं और ऑनलाइन सिखाते भी हैं, क्योंकि जिनको शौक है, जो नहीं अफोर्ड करते उस्ताद वगैरह, तो वो फिर अपने घरों में यूट्यूब से सीख लेते हैं। तो हमारा शो भी यूट्यूब पे जाता है, तो फिर प्रॉपर रेसिपी को हमें टाइम देना चाहिए। तो ब्रेक के बाद उसकी तरफ भी आएंगे। ठीक। लेकिन दो लेजेंड्स को आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे ब्रेक में जाते हुए, लेकिन आज एक स्पेसिफिक लेजेंड को हम जो है पूरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज सबिया खानम साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है। 16 अक्टूबर 1935 को आप पैदा हुई। आपको फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा भी कहा जाता था। आपके पेरेंट्स ने आपका नाम मुख्तार बेगम रखा। ड्रामा बुत शिकन से आपने अपना फ़नी करियर का आगाज़ किया। इस ड्रामों में आपको सबिया खानम का नाम दिया गया और इसी नाम से फिर आपने काम कंटिन्यू किया। फ़िल्म दो आंसू से अपनी फ़िल्मी कामयाबियों के सफ़र का आपने आगाज़ किया। ये पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली फ़िल्म थी जो 25 हफ्ते तक पाकिस्तानी सिनेमाज़ में
लगी रही। आपकी फेमस फिल्म्स में दो आंसू, गुमनाम, सरफरोश, मुखड़ा, देवर भाभी जैसी बेशुमार हिट फिल्में शामिल हैं। 200 से ज़्यादा फिल्मों में माशाल्लाह आपने काम किया। आपको निगार अवार्ड से, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया और बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड से भी। आपकी डेथ 13 जून 2020 को हुई। अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि आपके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, आमीन। अब उस लेजेंड की बात करेंगे व्यूअर्स, जिनको आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आज 13 जून है और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। और हमारे दो जो लेजेंड म्यूजिशियंस हमारे साथ हैं, लिविंग लेजेंड म्यूजिशियंस, उन्होंने उनके साथ कुछ काम भी किया है, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि मेहदी साहब थे कैसे। तारीफ़ तो हमने उनकी बहुत सुनी है, लेकिन इन पर्सन जिनकी मुलाकातें रही होती हैं वही आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। सो उनसे भी बात करेंगे। आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया और आप एक ऐसे घराने से बिलोंग करते थे जहाँ पे म्यूज़िक तलावत घराने से आपका ताल्लुक़ था। आपने क्लासिकल मौसीकी पे बहुत ज़ोर दिया एंड देन ऑफ कोर्स यू वर अ ब्रिलियंट गज़ल सिंगर, विच इज़ वाई आपको शहनशाह गज़ल का टाइटल दिया गया। 1960s और 1970s में आपका शुमार पसंदीदा तरीन फ़िल्मी गुलकारों में होता था। प्लेबैक सिंगिंग भी आप बहुत बेहतरीन करते थे। 400 से ज़्यादा फ़िल्मों के लिए आपने गीत गाए। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गज़ल, गीत एंड फोक म्यूज़िक पे आपको अबूर था, यानी कि आपका कमांड था। गज़ल गायकी ने इन्हें शहनशाह गज़ल का मनसब जो है वो टाइटल आपको मिला। बेशुमार फ़िल्मी, गैर फ़िल्मी गीत और गज़लें भी आपने गाई। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड हिलाला इम्तियाज़ से, एंड हिलाला इम्तियाज़ बड़ा रेयर किसी को मिलता है, किसी सिविलियन को, तो माशाल्लाह आपको हिलाला इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपकी डेथ आज के रोज़ 13 जून 2012 में हुई। तो आज हम इस ग्रेट लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में रेसिपीज़ शेयर करेंगे एंड देन अपनी ट्रिब्यूट के सिलसिले को जारी करेंगे। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, हमने सोचा कुछ हांडी रोटी की तरफ चलते हैं। तो रोटियां तो पूरी रोटी काट दी आपने। जी बिल्कुल, तो सैलड में तो ऐसे खाई जाएगी ना। अच्छा जी, तो रेसिपीज की तरफ बढ़े अपने। जी बिल्कुल। अच्छा, अगेन व्यूअर्स, मेन्यू वी आर मेकिंग अरबिक राइस व्हिच इज बुखारी राइस एंड वी आर आल्सो मेकिंग फतूश सैलेड। वी क्या, मैं तो आके चिल कर रही हूँ अपनी सहेली के किचन में। हाँ जी जी। और बुखारी राइस का सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। मुर्ग का गोश्त हम ले रहे हैं 1.5 किलो, चावल 1 किलो, मिक्स नट्स हम 1 कप ले रहे हैं, मेवा जो है वो आधा कप, गाजर 1 कप, प्याज 1 कप, टमाटर प्यूरी हम यूज़ कर रहे हैं 1 कप, गरम मसाला जो साबुत हम यूज़ कर रहे हैं वो हस्बे ज़रूरत लेंगे, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, सूखा लीमू 1 अदद, सिरका 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच और अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच। तो बुखारी राइस के लिए व्यूअर्स हम सबसे पहले ये करेंगे कि चिकन को जो है हम मैरिनेट कर लेंगे और ओवरनाइट आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम उसको स्टीम में जो है वो कुक करेंगे और होल चिकन आपने लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो चेस्ट पीस होल ले रही हूँ और एक जो है उसके साथ लेग पीस मैंने यूज़ किया है। और सेकंड जो है फिर हम उसका स्टेप ये होगा, राइस के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो प्याज हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और उसके साथ जितने मैंने आपको साबुत गरम मसाले बताए हैं वो ऐड करेंगे। हम थोड़ा सा मंदी मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद जो है हम उसमें राइस ऐड करके, अगर आप स्टॉक जो है वो यूज़ करना चाहते हैं यखनी, हाँ, तो वो आप इस्तेमाल कर लें। उसके साथ आप चावल ऐड करें, इसको हम दम लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा स्टीम चिकन जो तैयार हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे कि उसके अंदर हम उसको कलर देने के लिए एक अलग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। खोल सकते हो? जी जी प्लीज़। अच्छा, ये देखें,
मैंने कहा हम आपको दिखा दें कि ऑन ग्राउंड सामने आप लोगों की चीज़ें हो रही हैं, आप ये ना सोचें कि बस वो जो कहते हैं ना कि हम बस तैयार करके आपको दिखा सामने रख देंगे, देते हैं। वो सिस्टम नहीं होता हमारा। हमारी यही कोशिश होती है कि वो चीज़ आपको बना के दें, और अगर पाए निहारी टाइप चीज़ भी बनाते हैं तो आपको पता है हम कहते हैं कि जी ये हमने पहले तैयार कर लिया था, बिकॉज है कि ऑथेंटिसिटी किसी भी कुकिंग के सेगमेंट की तब होती है जब आप ऑन ग्राउंड चीज़ बना रहे बिल्कुल होते ऐसे हैं। ही है। और उसके बाद जो चिकन है उसको हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके उसको पैन को तो चिकन को हम कलर देके राइस के साथ सर्व करेंगे, और उसमें एंड में जो है वो हम नट्स और जैसे मैंने यहाँ पे जो बादाम है उनको ब्लांच किया हुआ है। ब्लांच होता है कि आप उसको जो है वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर बॉइलिंग वाटर में डालें और उसको निकाल के फिर उसके छिलके उतार लें। अगर आपने रोस्ट करके डालना है तो आप रोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, रोस्टेड आलमंड। जैसे मैंने काजू जो है वो रोस्टेड में इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये हम सारी गार्निश करेंगे, और उसके साथ जो है हमने कैरेट को गला लेना है अलग से, और वो भी हम उस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये बेसिकली गाजर को पतला 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 जिस तरह हम जूलियन जूलियन काट कहते हैं, पतला पतला, बिल्कुल। जिस तरह अदरक काटते हैं जब हमने निहारी या हलीम के लिए बनाना होता है, तो उसको आपने जब किया वो बड़े मज़े का उसका एक टेस्ट आ जाता है। बिल्कुल। इसका थोड़ा सा जो है ना वो आपको लुक ऐसी आएगी जैसे काबली पुलाव होता है। आपको पता है जो अरेबिक हैं लोग वो ज़्यादा राइस के साथ नट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा सा फ्लेवर, लेकिन हम इसमें मंदी मसाला भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसका फ्लेवर जो है उससे बहुत डिफरेंट होगा। सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जो कि फतूश सैलड है। उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं खीरा आधा किलो, टमाटर 4 से 5 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, आइसबर्ग 1 अदद, पार्सले 1 गड्डी, पुदीना 1 गड्डी, सुर्ख मूली 1 गड्डी, पीता ब्रेड जो है हम यूज़ कर रहे हैं 2 से 3 अदद, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस 3 से 4 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरा प्याज आधा कप, और सुमेक पाउडर इसमें हम 1 चाय का चम्मच यूज़ करें। फैटा अनार का जो मोलासेस है वो हम 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अनार या जो पोमीग्रेनेट मोलासेस है वो क्या होता है। सिंपली आपने जो है वो अनार का जूस लेना है, फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और उसको आपने रिड्यूस करना है। लाइक आप एक पैन में उसको डाल देंगे, जब वो रिडक्शन होगा तो उसमें फिर ये होगा कि वो थोड़ा सा ना सिरप की फॉर्म में आ जाएगा, तो वो जब हम इसकी सैलड की ड्रेसिंग बनाएंगे तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सारी जो वेजी है वो आपने काट लेनी है और उसकी एक हम ड्रेसिंग तैयार करेंगे, उसको उसमें डालेंगे और सर्व कर देंगे। ऑसम। तो अब ज़रा हम बनाने की तरफ आ जाते हैं फिजिकली। अच्छा, ये यहाँ पे हमने सैलेड कट किया हुआ है, राइट जी। इस तरह करके आपने आइसबर्ग सैलेड को के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। अच्छा, एक बात, अक्सर लोग जो है ना वो जो रेगुलर सलाद का पत्ता है वो यूज़ कर लेते हैं, उसका कड़वा टेस्ट आता है ज़्यादातर। वो डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक रहता है, लेकिन जब उसको एक्चुअली हमने सैलेड में डालते हैं ना थोड़ा बदजायका हो जाता है। सो उसकी जगह आप पालक भी डाल सकते हैं जी। अगर आपने ज़रा सॉफ्ट वाला भी डालने हैं ना पत्ते, तो आप जैसे कि पालक के पत्ते कट करके डालिए, वो कुछ भी आप खा सकते हैं, और साथ में आपने आइसबर्ग डाल दिया। लेकिन हमारी पता है कि जो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म से ना ओरिजिनल रेसिपी देखें, उसमें चेंजेस तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम पहले बेसिक जो उसकी ऑथेंटिक रेसिपी है वो बता दें, बाकी आप चेंजेस तो आप कोई भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो ये सैलेड के पत्ते होते हैं ना, इनका टेस्ट फ़र्क होता है। बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि अक्सर लोग इसको एक्चुअली अब उगाते ही इसलिए कि भाई खाने की डेकोरेशन में यूज़ होगा, टेस्ट पे कोई तवज्जो नहीं देता। सो द पॉइंट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने देखा है अरबिक लोगों की स्किन कितनी खूबसूरत होती है, ऐसे कितनी ग्लो करती है, क्योंकि वो सैलेड भी खाते हैं, वो जैतून के तेल का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमने भी आज कोशिश की है कि हम एक ऐसे सैलड का इंतखाब करें जिसमें देखें ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल हो रहा है, हम इसमें फ्रेश गार्लिक जो है वो भी यूज़ कर रहे हैं चॉप करके। ठीक है, तो ये हम जैसे कि, और सैलड व्यूअर्स एक चीज़, एक टिप आपको दूंगी, आप बेशक सब्जियां काट के किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको बंद करके डाल दिया करें। आपने जो चीज़ नहीं करनी वो ये है कि इस पर आपने ड्रेसिंग कोई नहीं डालनी, या आपने करके रख दिया, या आपने सुबह भी बना के इस तरह रख दिया फ्रिज के अंदर उसको एयर टाइट कंटेनर में, तो शाम को आप आराम से सैलड में सिर्फ ड्रेसिंग डाल के से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई नट्स वट्स और जो क्रिस्पी चीज़ें डलनी है वो आप एंड में डाल दें। आपका हाफ रेडी कर देना तो उसका फिर इशू कोई नहीं होता। ड्रेसिंग जो है ना वो इसको सॉगी कर देगी और सारा इसका जो कलर है सैलड का वो भी ख़राब हो जाएगा। सो वो ऑन द स्पॉट ही बेहतर होती है। तो ये हमने इसके अंदर अब डाल दी है रेडिश, और हमने इसमें डाल दिया है टमाटर। अच्छा, टमाटर के आपने बीच में से बीज निकाल दिए? जी, बीज निकाल दिए मैंने उसके। सही। असल में वो बीज का भी ना अजीब सा एक वो जेल टाइप एक कंसिस्टेंसी आ जाती है।
हो गया। अब इसमें और क्या जाएगा? इसमें हम कैप्सिकम ऐड करेंगे जो कि मैंने काटी हुई है पहले से। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च। अब देखिए ना, तैयारी आपकी मुकम्मल हो व्यूअर्स, तो फिर कोई इशू नहीं होता। ये हो गया। अच्छा, और अब हमने इसमें खीरे डालने हैं, करेक्ट? बिल्कुल, खीरे। और वो छोटा छोटा क्या कटा हुआ है जान? ये लेमन जेस्ट है। लेमन जेस्ट है जी, नींबू का छिलका। ये हम इसकी जो ड्रेसिंग अभी बनाने लगे हैं, बस ये खीरे ऐड करके तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे ये यहाँ दे दें, मैं ना ये आपको कर देती हूँ ताकि आप अपनी ड्रेसिंग रेडी कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स, घर में हर बंदा अपना एक रोल अदा कर सकता है। यू नो लाइक हम लोग सारी जिम्मेदारी जो है घर में ख़वातीन के ऊपर डाल देते हैं कि तुसी करो। भाई क्यों? मतलब मर्द हज़रात भी अपना रोल अदा कर सकते हैं इन द किचन, और ये चीज़ हमने ही इंकरेज करनी है। और मैंने बड़ी दफ़ा देखा है, मेरी एक सहेली है, उसका मियाँ हमेशा खड़ा हो जाता है कि लाओ मैं चीज़ें उठा लूँ। नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। मतलब अगर एक बंदा आपको हेल्प आउट कर ही रहा है, बिल्कुल, तो आप उसको अप्रिशिएट कर लें और उनको करने दें, उनको अपना हिस्सा डालने दें, आप अपना हिस्सा डाल दें। यू नो, इस तरह काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, ड्रेसिंग का बता दूं? जी जी प्लीज़ ड्रेसिंग। ये 1 टेबल स्पून इसमें हम चॉप गार्लिक यूज़ करें, और 1 इसके टेबल साथ जी, इसके साथ मैं इसमें इसके बहुत बड़े चंक्स तो नहीं काटने, बस ऐसे ऐसे? नहीं, बस रफली काट लें। ठीक है। 2 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन जूस का इस्तेमाल करें, और जो सुमेक पाउडर है ये इसमें हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। बिल्कुल सही। सॉल्ट टू टेस्ट है, आपको जितना पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है, और अच्छी क्वालिटी का व्यूअर्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें जब आप सलाद बना रहे होते हैं। 1 बोतल ले आएंगे, आपको आराम से 1.5-2 महीने लास्ट कर जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आपने डालना नहीं होता। तो जब आपने कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, वो तो एक डिफरेंट किस्म का यूज़ होता है, लेकिन जब आपने सैलेड ड्रेसिंग बनानी है तो उसमें प्लीज़ अच्छी क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप यूज़ करें। ये वो अनार का जो है मोलासेस है, और ये हमने मिक्स करके इसके ऊपर बस डाल देना, राइट? और बस अब ये फतूश की जो ब्रेड है इसको हमने फ्राई करना है। जी नहीं, मैंने करके रखी हुई है। अच्छा, ऑलरेडी फ्राइड है? जी, फ्राइड। मतलब वो उसको ग्रिल किया हुआ। उसको ग्रिल किया, ठीक है। और ये हम एंड में बिल्कुल सर्व करने से पहले डालेंगे, अभी डाला तो वो सॉगी हो जाएगा। ये भी ओवन में, हाँ जी, ये डाल दें आप। अच्छा, और नेक्स्ट अब राइस की अगर हम बात करें तो राइस की तरफ आ जाते। जी, राइस का मैं बता देती हूँ आपको। तो ये हमने अपना सैलेड के अंदर ड्रेसिंग डाल दी। अगेन आपने सर्व करने से पहले डालनी है ड्रेसिंग। हम तो आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि लिटरली फ्यू मिनट्स, ऑनेस्टली मज़े का सैलेड हो, साथ में आप ये मज़े की मतलब राइस बनी हुई हो, तो ये आपकी एक कंप्लीट मील है, उसी तरह जिस तरह हम बिरयानी तैयार करते जी हैं। बिल्कुल। और इनका भी एक बड़े मज़े का अरबी रायता भी बनता है। हाँ जी, रायता भी बनता है। और आप ये देखें कि उसमें नट्स और कितनी वैरायटी है, जैसे अब ये काजू हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बादाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और राइस की तरफ हम आ जाते हैं। इसमें मैंने प्याज पहले से काट के रखा हुआ था, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। और चिकन जो मैरिनेटेड था उसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया था। अब इसमें मेरे पास ये बे लीफ तेज़ पत्ता है, ये हम ऐड करेंगे। और साथ में जो मैंने आपको साबुत गरम मसाले बताए हुए थे वो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ज़ीरा भी है, लेकिन थोड़ी देर पहले ये कुक हो जाएंगे तो फिर हम उसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। और अब इसको हमने, जैसे हम नॉर्मली मसाले भूनते हैं जी बिल्कुल, बिरयानी के लिए, कोरमे, पुलाव के लिए बेसिकली, तो उस तरह से इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके, और उसमें फिर हम अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, और फिर बाकी सारे मसाले ऐड करके उसमें हम राइस और जो स्टॉक है वो ऐड करके, तो बस। और चिकन हमने ऊपर रखना है जी बिल्कुल, जैसे मंदी के लिए सर्व होता है ना, इस तरह मंदी बिल्कुल, तो उसके ऊपर रख के सर्व करना है। वो हो गया। साथ आपने एक रायता बना लिया, या जिस तरह अरबिक वो लहसुन के साथ बनाते हैं, चटनियाँ होती हैं डिफरेंट, उनकी टोमेटो वो आपने बना ली, साथ में आपका फतूश सैलेड हो गया। यू आर गुड टू गो, बिल्कुल, योर मील इज़ रेडी, सो वे गुड। अब बाकी तो हमने आपको तरीका व्यूज़ बता दिया है। ऑब्वियसली राइस को अपने कुक होने का टाइम चाहिए होता है, चिकन को चाहिए होता है, बट हमने आपको बेसिक सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दी हैं। फाइनल लुक एंड में दिखाएंगे, ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक में जाते जाते उस अजीम पर्सनैलिटी जिनको शहनशाह गज़ल कहा जाता है, हम ट्रिब्यूट पेश करते हुए ब्रेक में जाएंगे। और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मेहदी हसन साहब की ही
कुछ गाई हुई चीज़ आपको सुनाते हुए वापस आएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। दिल ही दुखाने के लिए सहे, दिल ही दुखाने के लिए सहे। मुझे छोड़ के जाने के लिए सहे, दिल ही दुखाने के लिए सहे। दिल ही दुखने के लिए सहे। फिर भी कभी पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी रस्मों रहे दुनिया
सबब हम किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम। किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम। किस किस को बताएं, जुदाई का सबब। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए एक उम्र से, एक उम्र से, एक उम्र से, एक उम्र से हो लज़्ज़त गिरिया से बेमहरूम, एक उम्र से हो लज़्ज़त गिरिया से बेमहरूम। राहत जा मुझको रुलाने के लिए राहत जा मुझको रुलाने के लिए सहे, दिल ही दुखाने के लिए सहे। भाई क्या बात है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। व्यूअर्स, आपने चेहरे से ही और आवाज़ से ही पहचान लिया होगा हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, क्लासिकल म्यूज़िक के उस्ताद हैं, ख़ुद एक बेहतरीन सिंगर है, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, लिरिसिस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स अ होस्ट इन हिज ओन राइट। फ़हीम मज़हर साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। उत्तो तुसी प्रोफेसर भी हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे जी हाँ, मैं हमारे लिए मुश्किल से टाइम निकालते हैं। नहीं, मैं प्रोफेसर तो हूँ, आपके लिए तो मैं कोलीग हूँ। आप जब भी हुक्म फरमाती हैं मैं आ जाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और आपके साथ आज ना हम होस्ट हो गए हैं जी, तीनों होस्ट, और वहाँ बन रहा है एक ब्रोस्ट भी, बाय द वे वो भी हो रहा है साथ साथ। तो हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की शान, हमारी पहचान, हमारे बहुत ही ब्रिलियंट एंकर पर्सन, जो अगर मैं कहूँ कि होस्ट तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतरीन इंसान है, तो फिर सोचे कितने प्यारे इंसान होंगे, कितने आला ज़र्फ़ की पर्सनैलिटी हैं ये। ऑब्वियसली वेरी अकम्पलिश्ड इन हिज ओन राइट। होस्टिंग तो ये करते हैं हम लोगों को खुश करने के लिए। रियाज खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। सलामत रहिए आप, अल्लाह ताला आपको बहुत राज़ी रखे, खुश रहें, आबाद रहें। और पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज़ एन ऑनर टू बी हेयर। आपके साथ इस प्रोग्राम में जब भी आपने बुलाया, हमेशा एक बहुत बड़ा एजाज़ लगता है कि हम अपने इदारे में एक मेहमान के तौर पर अब जा रहे हैं। बट रियाज भाई देखिए, सिंपल सी बात है, इदारा तो आपका ही है, लेकिन मुझे उस अंदाज में ट्रिब्यूट पेश करना आता ही नहीं है जिस खूबसूरती से आप करते हैं। कोई आर्टिस्ट हो, बाय द वे सीरियसली भाइयों, ये एक फैक्ट है,
दुनिया का कोई आर्टिस्ट हो, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, रियाज भाई के सामने सिर्फ नाम ले लो और कह दो भैया मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, नहीं भी जान पता होगा तो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ अगले को इतना, इसीलिए तो अपनी स्क्रिप्ट्स भी ये खुद ही लिखते हैं। ये भी इनके क्रेडिट को एक बहुत बड़ी बात जाती है कि जो सारी बातचीत करते हैं एज अ होस्ट, ही इज़ अ ब्रिलियंट राइटर ऑल्सो इन हिज ओन राइट। बहुत शुक्रिया। आपका ट्रिब्यूट हो जाएगा और फ़हीम भाई का ट्रिब्यूट हो जाएगा, जरा वापस आ जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रिब्यूट्स की अगर बात करें, देखिए एक टाइम आएगा जब हम लोग भी नहीं होंगे, ये एक ज़िंदगी की एक नॉर्मल बात है। जब इंसान दुनिया में नहीं होता तो बड़े लोग कहते हैं कि अब उनको ट्रिब्यूट करने का क्या तुक, ट्रिब्यूट पेश करने का क्या तुक, जब जिंदा थे तब ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए था। और मेहदी हसन साहब को तो ज़िंदगी में करोड़ों लोगों ने ट्रिब्यूट दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बिलाल इम्तियाज़ इज़ नॉट अ जोक, लोग तो ख्वाब देखते हैं कि कभी कहीं किसी को मिलेगा, तो ऑन ग्राउंड ऐसी पर्सनैलिटी को मिला, तो ट्रिब्यूट पेश करना लेजेंड को क्या ज़रूरी है? अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। मतलब पहली सी शॉर्ट सी बात तो ये है कि हाँ, मैं इस हक़ में हूँ कि ट्रिब्यूट पेश किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उस शख्स ने, एक फ़नकार ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो अपने उस काम के लिए लगाई होती है। फ़नकार वैसे भी अपनी ज़ात में कायनात होते हैं, और मैं कहा करता हूँ कि कायनात को अपने फ़न की तजल्लियों से मुनव्वर करना उनकी फ़ितरत का हिस्सा होता है। आर्टिस्ट होता है या फिर नहीं होता, और आर्टिस्ट जो होता है वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं, लेकिन आफ्टरवर्ड्स वो जितनी अपनी मेहनत के साथ अपने उस फ़न को चमकाता है, जिस तरह से वो अपना ओढ़ना बिछोना उसको बनाता है, तभी जाके मेहदी हसन खान बनते हैं ना। ऐਵੇਂ तो नहीं बन जाता। मेहदी हसन एक नाम जो है वो सिर्फ नाम होना ही बहुत बड़ी बात है। देखें, मेहदी हसन खान साहब का कमाल ये है कि वो कुछ 16वीं जनरेशन थे अपने घराने की जो गायकी के साथ मुंसलिक हैं, और उसके बाद उनका कमाल ये है कि वो अपने वालिद से, अपने चचा से सीख के आए हैं। अजीम खान साहब उनके वालिद, इस्माइल खान साहब उनके चचा, उनसे उन्होंने सीखा और सीख के बाकायदा और क्लासिकल सीख के आए हैं। ये धरपत ख्याल और ये सारा कुछ उनके पास है। उसके बाद मेहदी हसन खान साहब पार्टीशन में आते हैं। 20 ईयर्स का मेहदी हसन खान है उस वक्त, 47 में ही वॉज अराउंड 20 ईयर्स। 1927 की उनकी पैदाइश है। तो 47 में जब वो इधर आते हैं तो चीचावतनी में आके रहते हैं। चीचावतनी के साथ एक गांव है, 111/7 एक पिंड का नाम है, वहाँ पे वो रहते हैं। वहाँ से वो चीचावतनी में आते हैं मेहनत करने के लिए। साइकिल्स की वर्कशॉप है जिस पे वो काम करते हैं, ट्रैक्टर्स की भी वर्कशॉप है जिस पे वो काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं बाकायदा अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए। लेकिन वो चूँकि पीछे से सीखे सिखाए आए हुए हैं, उनकी फैमिली में म्यूज़िक है, इसलिए वो साथ साथ उस काम को जारी रखे हुए हैं। और फिर आके कहीं उनको चांस मिलता है रेडियो पे, और फिर वो आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने पूरी हयाती अपनी इसी काम में सर्व की ना। उनके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में देखें, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल गया, हिलाल इम्तियाज़ भी मिल गया, निशान इम्तियाज़ भी मिल गया। मतलब जितने बड़े हमारे तो जितने बड़े अवार्ड्स हैं वो उनको मिले ही मिले। हमारे हमसाया मुल्क से भी उनको अवार्ड मिला, नेपाल से भी उनको अवार्ड मिला, निगार अवार्ड्स, जितने अवार्ड्स, हाँ, जितने भी आपके पास अवार्ड्स हैं वो सारे उनको मिल गए। हम तो अपने आर्टिस्ट को माने ना माने, बाहर वाले पकड़ लेते हैं। KL सहगल अवार्ड उनको मिला है यहाँ से, हमारे हमसाया मुल्क से। बहरहाल उनको अप्रिशिएट किया गया। मतलब अगर लता जी के हवाले से हम कहते हैं कि वो कह रही हैं कि उनके गले में भगवान बोलता है, तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है? इससे बड़ा मानते हैं, खुदा मानते हैं, वो उसके साथ कंपेयर करें, इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और फिर उस बंदे ने आपको जो गज़ल में जो कुछ आपको दिया है, देखिए एक शायर लिखता है, लिखने के बाद उसको लफ्ज़ों का रूप दे के मेरी और आपकी समाअतों तक पहुंचाना, और जिस पे हम सर धुन सकें, जिस पे हम वाह कर सकें, जहाँ पे हम फीलिंग्स ले सकें, वो तो फिर आर्टिस्ट का कमाल है ना। उसके बाद उनका फ़िल्मी नगमों की आप बात कर लीजिए, मतलब गज़ल एक अलग, क्लासिकल उनके पास अलग, फिल्म लाइन उनके पास अलग। और उसके बाद जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो क्या जाने के बाद एक बंदा जिसने हमें मोहब्बत के साथ जीना सिखाया है, एक बंदा जिसने हमारे हर माहौल के मुताबिक गाना दिया हमें, गज़ल दी है हमें, मतलब उसको हम क्यों ना याद करें? अच्छा, मैं बट फ़हीम भाई का भी ओपिनियन चाहूँगी इस बात पे, क्योंकि फ़हीम भाई आप खुद बीइंग एन आर्टिस्ट, जब डिफरेंट जॉनरास के अंदर आप परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। लेकिन मेहदी हसन साहब में हम ये नहीं देखते जी, कहीं पे भी कमी रह गई हो। आप समझते ना, कहते हैं कि जी इस चीज़ में, मतलब आपको शहंशाह गज़ल का तो टाइटल मिला, लेकिन जो भी जॉनरा आपने परफॉर्म किया, कितनी खूबसूरती से परफॉर्म किया। देखिए, जो खुशखती होती है, खुशखती में आप फ़ारसी भी लिख सकते हैं, अरबिक भी लिख सकते हैं, उर्दू भी लिख सकते हैं। आपके पास कलम है, आपके पास दवात है, आपके पास स्याही है, तो खुश इल्हान होना और आपका सुर
का वो मयार होना, इस चीज़ की तस्दीक है। उन्होंने फ़ारसी में भी गज़लें गाई हैं, उन्होंने अरबी में भी गाई हैं, उन्होंने उर्दू में भी गाई हैं, उन्होंने हिंदी भी गाया है, बंगाली में भी गाया है, पंजाबी गाया है, जो कि उनकी ज़बान नहीं थी। पहली बात तो ये है कि मेहदी साहब जो थे वो एक, अगर मैं इसको थोड़ा क्रोनोलॉजिकली अगर देखूं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ कि उन्होंने दुनिया को एक नया जॉनरा, एक नए असलूब में दिया है। गज़ल ऐसी नहीं थी जैसे अब है मेहदी साहब के बाद। गज़ल एक ठुमरी अंग का अंदाज़ था जिसको ज़्यादातर मुगन्नियाँ गाया करती थीं और उस पर रक़्स होता था। आप बरकत अली ख़ान साहब की गज़ल सुन लीजिए, आप अख्तरी बेगम फैज़ाबादी की गज़ल सुन लीजिए, उसमें लफ्ज़ों की कतअ बुरीद कुछ और तरह की है। सही। उसमें इस तरह से कतन नहीं है कि पहली बार तारीख़ में किसी शख्स ने अगर लफ्ज़ की हुर्मत को कायम किया गायकी में तो वो मेहदी साहब थे। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने लफ्ज़ को इस तरह से अदा किया कि मेहदी साहब से पहले, क्योंकि क्लासिकल वाले गाने वाले तो उनका लफ्ज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, पिया घर आ पिया मोरे। अब ये पिया घर आ मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन ना उसमें पिया राज़ी हो रहा है ना घर आ रहा है कोई। मकसद ये है कि मेहदी साहब ने कहा है तुम कहा है, तो उसमें पता लगा कि ये वाकई इस लफ्ज़ का सही मखरज है। अच्छा, इसमें एक मैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ। अगर हमने कोई लेजेंड पैदा किया है, हमारी जो गज़ल गायकी है या हमारी लाइट मौसीकी है, तो उसमें पहला नाम मेहदी साहब का है। बिल्कुल। उसमें इसलिए मेहदी साहब का नाम है कि उनको खुदा ताला की एक वदीयत खुदाबंदी है, ये आप और मैं मेहनत से भी नहीं कर सकते कि सुर ऐसा लगे कि उसके बाद आदमी कहे कि यार इसकी आवाज़ के साथ 7 सुर कर लो। देखें, ये मेहदी साहब का कमाल था। मैंने अपने इन कानों से इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों का सुना है, वो जिनका तूती बोलता था वो कहते यार राती मेहदी हसन कमाल गाया है। यानी कि यक ज़ुबान हो के लोगों ने कहा है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से किसी ने पूछ लिया कि ख़ान साहब सब तो सुरीला आर्टिस्ट थोड़ा सुने हैं, तो पहले तो उनकी आँखें आबदीदा हो गई, तो फिर उन्होंने कहा यार मेहदी हसन तो सुरीला आर्टिस्ट मैंने नहीं सुना। अब ये जो भगवान कहने की बात है, ये बात जो है ये एक ऐसे मकतबा फ़िक्र से जो कि लोग ख़ुद म्यूज़िक करने वाले हैं वो आए हैं, उन्होंने सुर को ठहराया है। हमारे यहाँ पे क्लासिकल जब चलता क्लासिकल होता था, तान बाजी गमक और ये वो, 2 गवैये ऐसे हुए हैं, कबीर खान साहब, बड़े ग़ुलाम अली खान साहब भी सुर की सच्चाई के कमाल मालिक थे, मेहदी साहब जिन्होंने सुर को लगाया। अब ये एक एक सुर उनका बोर, और उसके ऊपर जब लफ्ज़ उन्होंने मुंतबिक किए हैं, सब किए हैं, तो वो लफ्ज़ जो है वो ख़ुद बता रहा है कि मेरा मतलब ये है। अगर नहीं भी मतलब उसका किसी को आता तो मेहदी साहब जगहों से बताते थे रफ़ाकत क्या है, नखचीर क्या है, दूर को कैसे बयान करना है, करीब को कैसे बयान करना है, तो सुरों के ज़ीरो बम से। तो मेहदी साहब का सबसे बड़ा मलका ये है, एहसान है मौसीकी पे कि उन्होंने लफ्ज़ को वो हुर्मत दी जो आज तक कोई नहीं दे सका। और मेरा ख्याल है कि ये रहती दुनिया। और फिर बात आपने कही कि उन्होंने जो भी जॉनरा गाया, भाई जिसका सुर ही इतना पक्का है वो जो भी गाएगा अच्छा गाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब रियाज भाई वही वाली बात है ना कि अब मैं लेकिन थोड़ा सा वापस जाना चाह रही हूँ। इतना टफ बचपन और यंगर ईयर्स को गुजार के मीडिया के अंदर आना, बड़े लोगों की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना, जब वो कहते हैं ना कि बहुत रगड़ा लग रहा होता है कि मतलब आप ट्रकों पे और इस तरह से, मतलब उनके कैलिबर की चीज़ तो नहीं थी, लेकिन करनी पड़ी, उन मरहलों से गुजरना पड़ा। थोड़ा उस वक्त की भी मैं बात करना। अच्छा, मेहदी हसन खान साहब के हवाले से मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन बात यह है कि उन्होंने देखें जब फैज़ अहमद फैज़ को गाया है तो गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, जब फैज़ साहब से फरमाइश होती थी वो कहते थे नहीं मेहदी हसन को सुन लो। मतलब उन्होंने इतना अच्छा गा दिया है कि उसके बाद मेरा तहतुल लफ्ज़ में पढ़ना। फैज़ साहब लोग कहते थे कि मेहदी साहब की वो गज़ल सुनाए। हाँ, मतलब ये देखें इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि मैं एक शायर से मेहदी हसन खान साहब की गज़ल सुनी जा रही हो और उन्हीं की गज़ल हूँ। उसके बाद देखें पांडे कली करा लो तक, मतलब आप पंजाबी में भी अगर आ जाएं तो पंजाबी में जिस तरह से उन्होंने गाया है और फिर जिस तरह से 2 गाने उन्होंने गाए हैं, वो मैडम नूर जहाँ के साथ हूँ, महनाज बेगम के साथ हूँ, नहीद अख्तर साहिबा के साथ हूँ, इन सब के साथ जिस तरह से उन्होंने फिल्मी गाना खास तौर पर गज़ल की तो आप बात कर ही रहे हैं, वो तो है ही है कि एक एक लफ्ज़ जो है वो मोती पर होते थे और एक एक लफ्ज़ जो है उसका जिस तरह से आपने
काफ़िया रदीफ़ का ख्याल रखते हैं, जिस तरह से तहतुल लफ्ज़ का ख्याल रखते हैं, जिस तरह से उसके मतलब मक्ता का आप समझाते हैं हम जैसे आम लोगों को, तो वो उन्हीं का कमाल है। अच्छा, इनका आपको पता है कि उस दौर में जो आप वाली बात थी कि उस दौर में रेडियो वॉज द ओनली इंस्टीट्यूट, और सैयद बुखारी साहब को हमें शुक्रिया उनका अदा करना चाहिए कि वो उनके थ्रू ये आए रेडियो पर, और रेडियो के बाद फिर फिल्म का इन्हें चांस मिला, क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न नहीं था। उस वक्त टेलीविज़न नहीं था, उस वक्त ये 1952-56 यहाँ की बात अब हो रही है। तो उस वक्त रेडियो, और रेडियो के बाद फिल्म, और फिल्म के बाद फिर चल सो चल, फिर तो कमाल हो गया ना जी। तो अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आपने इग्नोर की थी फ़हीम भाई, जब कोई प्यार से बुलाएगा, कुछ हमारे भी दिल के करीब कोई बुलाए ना प्यार से, नहीं तो वो ब्रेक फिर के बात बाद आप करूंगा ना, बुलाएंगे मुझे ऐसे बोल प्यार से बहन को, लेकिन ब्रेक में जाते हुए लेकिन ये मुझे कुछ जितना आता है थोड़ा सा आता है, मैं वही सुनाऊंगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, इतना ही सुनाऊंगा। अब नहीं मुझे आता तो मैं क्या करूं, बस ये आप ठीक आदमी नहीं है। ये पहले आप बता देती कि आप ये गाना है तो फिर भाई मैं- फ़हीम भाई कैसे हो सकता है कि रोमांटिक गाने की मैं ना रिक्वेस्ट करूं? नहीं, रोमांटिक एक तो नहीं है, मैं और भी रोमांटिक गाने गा सकता बस हूं। इन्होंने मेरे से सिर्फ लड़ना है आज। इनकी और मेरी ये नोक झोंक जो है ना, मेरे ख्याल से आखिरी सांस तक चलेगी। लड़ाई। वो अपने नुक्कर में होंगे, मैं अपने नुक्कर में, वहां से ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहे होंगे एक दूसरे को। लेकिन ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहदी हसन साहब का ही कोई गीत सुनते हुए आएंगे, लेकिन जाते जाते भी कुछ पुरानी यादें रिफ्रेश करते हुए जाएंगे। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए कुछ अब्र कुछ शराब उसके पहला आए कुछ अब्र कुछ शराब उसके बाद जो अज़ाब आए कुछ मीनों से महताब उतरे बाबे मीनों से महताब उतरे दस्ते साके में आए कुछ अब्र कुछ शराब हर रगे फिर चरा हर रगे
हर रगे घूम फिर चरा हो सामने फिर बेनकाब आए कुछ अब कुछ शराब आए। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब। आज तुम याद बेहिसाब आए कुछ अब कुछ शराब आए। उसके बाद जो फैज थी राह सर बसर मंजिल, फैज थी राह सर बसर मंजिल। हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए कुछ अब कुछ शराब आए। उसके बाद जो अज़ाब आए कुछ Absolutely beautiful, sir. Thank you, sir. Absolutely gorgeous. Thank you, madam. Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि ये दुआ थी अब्र के लिए, गर्मी खूब पड़ रही है। दूसरी चीज़ को अगर निकाल भी दिया जाए तो अब्र की दुआ तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल। ज़रा ठंडा मौसम हो जाएगा, 2-4 दिन सबके अच्छे गुजर जाएंगे, इसलिए मैंने ये 2-4 दिन ही सिर्फ आप ये अच्छे उसके गुजरवाने बाद के फिर चक्कर हब्स में। का दौर शुरू हो रहा है, फिर आपको और मसाइल पैदा हो मुझे जाएंगे। तो बरसात का मौसम बहुत पसंद है, एज लॉन्ग एज अल्लाह करम करे और किसी किसान किसी को कोई नुकसान ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई लव बारिश, बट वही वाली चीज़ है ना, जो बचपन की एक्साइटमेंट हो, बारिश होएगी, अब वो ऑब्वियसली कम हो गई क्योंकि अल्लाह माफ़ी दे, कभी अक्सर बारिश के साथ फ्लड्स भी आ जाते हैं। जी। तो बस अल्लाह करम करे, फसलें इंशाल्लाह। वगैरह अपनी जगह सेट रहें और एक अच्छे से ये वक्त गुजर जाए। अच्छा, आप लोगों की इजाज़त से 2 ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ हैं जो खुद भी एक लेजेंड का लेवल रखते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। जग्गू भाई भी हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव इकबाल भाई। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी, आपको भी मौका मिला इकबाल भाई मेहदी हसन साहब के साथ परफॉर्म करने का? हाँ उनसे मिलने का? जी, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से सीखने का मेरा प्रोसीजर शुरू हुआ तो उस वक्त से उनको मैंने देखा बड़े बड़े मौसीकारों के साथ काम करते हुए, और उनके पास भी बैठे और देखा भी बड़े बड़े लोगों के साथ। आपने उनको कैसा पाया? मैंने उनको ऐसा पाया कि जब वो रेसल करते थे तो उनका आवाज़ ही नहीं पता चलता था कि गा रहे हैं क्या कर रहे हैं। बस जब वो माइक पे आते थे, माइक उनका आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता था। ये सच्ची बात है। क्या बात, माइक पे वो इतना ज़बरदस्त उनका हकीकत आवाज़ है, आता हकीकत था। है ये। और पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर पे मैंने तेरे नाम प्रोग्राम किया उनके साथ। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब थे होस्ट, फ़ारूक बशीर साहब। क्या बात और है, मेरी कितने बड़े बड़े लोगों के और नाम आपने ले लिए। मेरी पसंद इस्लामाबाद में मैंने किया ख्वाजा नजम साहब का, उनका क्या प्रोग्राम। बात है। बड़े इधर फ़ारूक साहब के काफ़ी और भी प्रोग्राम किए उनके साथ, बिल्कुल। बहुत बहुत किया काम।
शोज वगैरह भी किए। जग्गू भाई आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको आपकी उनसे टेल एंड पे मुलाकात हुई थी जब आप आ रहे थे और हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। म्यूजिक से किनारे वो EMI का दौर था, तो वहाँ पे हमने वो मौसम रज़ा साहब की भी गज़लें होती थी, तो वो काफ़ी काम मैं और इकबाल भाई उधर उनके साथ काफ़ी काम किया। अच्छा, एज अ जूनियर आर्टिस्ट, क्योंकि आप उस वक्त जूनियर थे और वो सीनियर जी, थे, बिल्कुल। तो आपका उनके साथ कैसा, एक उन्होंने जूनियर्स के साथ उनका कैसा रवैया था? मैं कहता हूँ जी, ऐसे इंसान कहाँ पैदा होते हैं। क्या बात। इतना प्यार के ऐसा लगता ही नहीं था कभी वो इतने बड़े आदमी। और जब बड़े लोगों जैसे माशाल्लाह फ़हीम भाई हैं, रियाज भाई हैं, तो ऐसे से इनसे भी बड़े बड़े लोगों से हमने ये सुना कि यार ये अपने काम का एक ही आदमी है, वाह, बस वो उसकी को मिसाल नहीं एक ही देते। शहंशाह वो कहते गज़ल थे बस थे, एक ही हैं और आदमी हमेशा है। रहेंगे। बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल। Very Thank true. you भैया, Thank you, thank you। मैं जग्गू भाई से ज़बरदस्ती बुलवाती हूँ, लेकिन बात ये कि देखिए जिनकी ऑन ग्राउंड मुलाकातें हुई, जिनकी गुफ्तगुएँ हुई, देखिए आप लोगों की एक मुख्तलिफ वैल्यू है। रियाज भाई, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बात की, PTV और मेहदी हसन साहब, मलिक मतलब शहंशाह गज़ल, मलका तरन्नुम, ये लोग ऐसे हैं कि जैसे एक ही जिस्म। तो कुछ इसके बारे में भी बताएं। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविज़न का हमें इसलिए बहुत सारा शुक्रिया अदा करना है कि पाकिस्तान टेलीविज़न उस वक्त अकलौता चैनल था, ज़ाहिर है मदर इंस्टीट्यूट है, बाकी सारे जितने भी चैनल्स हैं उनका, लेकिन मेहदी हसन खान साहब को लोगों तक पहुंचाना, उनकी शक्ल पहुंचाना, और आवाज़ तो ज़ाहिर उससे पहले लोग सुन रहे थे, रेडियो के थ्रू भी सुन रहे थे, फिल्म में भी उससे पहले गा रहे थे, क्योंकि 64 में पाकिस्तान टेलीविज़न आता है और उसके बाद मेहदी हसन खान साहब यहाँ क्योंकि पर आते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन ने वो काम किया जो अब रेडियो जॉकीज वगैरह ने अब करना शुरू किया है, कि वो अपना शो भी करते हैं और साथ में कुछ लाइव स्ट्रीमिंग या कुछ कर लेते हैं। वरना ये तो वो वक्त है कि आवाज़ सुनी होती थी, चेहरे का किसी को नहीं आइडिया होता था, कहाँ इतनी तस्वीरें खिंचती थी, कहाँ ऐसी चीज़ें होती थी। और अगर ये कोई तो बाद तस्वीर में आती है तो कहीं एक आध किसी अखबार में आ जाती होगी, हाँ जी। लेकिन उनको गाते हुए देखना, अपने सामने देखना, ये तो एक जो ट्रीट थी ना, वो दैट वाज फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन साइड। और देखिए उन्होंने जो मिली नगमे यहाँ पे गाए हैं, उनकी कोई मिसाल Wars नहीं में, सारी मिलती। जंगों में। उन्होंने जो गज़लें गाई हैं यहाँ पे, उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं एक बात जो मुझे बहुत हमेशा फैसिनेट करती है, उन्होंने अपने फ़न को सिर्फ अपनी फैमिली तक नहीं रखा, उन्होंने अपने शागिर्द इतने बाकमाल दिए हैं जिनको हम सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। गुलाम अब्बास साहब क्या बात हमारे है। मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, गुलाम अब्बास साहब उनके बाकायदा गंडाबद शागिर्द है। और गुलाम अब्बास साहब का एक कमाल और है कि ये उनके शागिर्द भी हैं, उनके उस्ताद भाई भी हैं। उस्ताद इस्माइल खान साहब जो उनके चचा हैं मेहदी हसन खान साहब से, उनसे भी उन्होंने सीखा। तो वो उनके उस्ताद भाई भी और उनके शागिर्द भी। गुलाम अब्बास इटसेल्फ एक हमारे मुल्क का फिल्म का, टेलीविज़न का, स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम, ये उनके शागिर्द हैं बाकायदा। उसके बाद परवेज़ मेहदी साहब भी कमाल आर्टिस्ट, जिनके शागिर्द हमारे हमसाया मुल्क में बड़े बड़े लोग पाए जा रहे हैं। परवेज़ मेहदी साहब वो बंदा कि ये भी मेहदी हसन खान साहब के बाकायदा शागिर्द। आसिफ जावेद मेहदी हमारे बड़े खूबसूरत से आर्टिस्ट थे, खुदा उनको भी गरीक रहमत करे, वो भी बड़ा खूबसूरत एक आर्टिस्ट। यानी उन्होंने अपने उस फ़न को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा। आमतौर पर शिकायत जो जूनियर्स हैं उन्हें ये होती है कि जनाब हमें सिखाया नहीं जाता, या ये जो बड़े लोग हैं वो कई दफ़ा अपने फ़न को अपनी फैमिली तक महदूद रख लेते हैं। लेकिन मेहदी हसन खान साहब में ये चीज़ नहीं थी, उन्होंने अपने उस फ़न को आम लोगों तक या अपने बाकायदा शागिर्दों तक पहुँचाया, और उसके लिए उनका बहुत सारा शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतने इतने बड़े नाम दिए। मतलब वो बड़े नाम जिनको हम आज भी सुनते हैं या जिनको सुन के हमें कहीं ना कहीं से मेहदी हसन खान साहब जब की भी बात होती है ना आर्टिस्ट से, तो अगर कोई बड़े बंदे का नाम भी लेते हैं तो कहते हैं हमारी रूहानी उस्ताद है। ये बेसिकली कि हमें लिफ्ट नहीं मिली, जो सिंपल बात है कि मतलब हमने अगर क्योंकि कोई भी अगर किसी को अपना उस्ताद मानता है तो कोशिश ज़रूर करता है, अगर वो इंसान जिंदा हो, हयात हो, कि चले जाके गोडे को ही हाथ लगा लें। लेकिन बहुत से लोगों का इस पोजीशन में होने के बावजूद, चाहे वो प्यार भी करते थे, मोहब्बतें भी देते थे, मेल फीमेल में नहीं टेक ऑन करते थे। बट सिली सी बात है, आपको अल्लाह ताला ने जो आवाज़ दी है वो तो आपको दी है, आप सिखा सकते हैं, लेकिन किसी की आवाज़ तो नहीं बना सकते नहीं, ना। बिल्कुल नहीं। देखिए वो बेसिक इंग्रेडिएंट मैंने जैसे पहले कहा वो तो आप में होगा ना, बुनियादी अज्जा जो हैं वो तो आप में होंगे, उसके बाद उनको पॉलिश किया जा सकता है, उसके बाद अपनी मेहनत के साथ उसको बहुत बेहतर किया जा सकता है। आप किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन बुनियाद कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना आप अब में। जैसे फ़हीम भाई आप भी उस्ताद हैं, और बात यह कि जब इंसान खुद भी परफॉर्मर हो और सिखा भी रहा हो तो थोड़ा सा तो होता होगा ना फील के ये नहीं कर रहा जैसे इसको करना चाहिए, बिकॉज यू नो बेटर, बिकॉज यू आर योरसेल्फ एन आर्टिस्ट। जी, ये वजह तो होता होगा। देखिए मेहदी साहब की बात अगर करें तो मीर अनीस का एक शेर है कि शुक्र कर हमारी ज़मीन सुखन
तुझे बात से आसमां कर दिया। गज़ल कोई गाने का जॉनरा नहीं थी, ये तो शायरी का जॉनरा थी। गज़ल का कोई मकाम वैसे नहीं था, शायर पढ़ते थे गज़ल, लहन से भी पढ़ते थे, मगर मेहदी साहब का कमाल ये था कि उन्होंने गज़ल को वो उसलूब अता किया। गज़ल मदगम हो गई ठुमरी की गायकी में सबसे पहले, और उसको राजवाड़ों में और बाज़ारों में, और जो मुगन्नियाँ होती थी पुरानी वो गाया करती थी, और रक्स भी होता था उस पर। मेहदी साहब ने गज़ल को एक अलहदा उसलूब दिया है। उन्होंने गज़ल को उस मकाम पे ला खड़ा किया है कि अब उसके बाद उनकी तकलीद जो नहीं करता उसको गज़ल गाने वाला नहीं कहते। ये इतना बड़ा एक अल्लाह ताला ने मकाम दिया है उनको कि इससे आगे बढ़कर अगर आप कोई चीज़ कहना चाहें तो वो मेरा नहीं ख्याल कि आप इससे आगे कुछ चीज़ डिफ़ाइन हो सकती है। और गज़ल देखें कि कहाँ अरब से शुरू हुई और उसके बाद ईरान से, फिर वली दक्नी और अमीर खुसरो को पहला शायर कहा गया, और उसके बाद गज़ल की गायकी, गज़ल सबसे पहले तो कवाली में गाई गई। कवाल गाते थे, और कवाल जैसे गाते हैं वो गज़ल की क़ता बुरीद को वैसे नहीं देखते। इसके लिए माइक का होना, जैसा कि इकबाल साहब ने जिक्र किया कि जब माइक आया तो लफ्ज़ की प्रिसिशन और उसकी ब्यूटी और उसकी थ्रो को जो मेहदी साहब ने अपनाया, या खुदा की तरफ से वदियत थी उनको, वो चीज़ जो थी ना वो और किसी में नहीं थी। इसलिए हम मेहदी साहब का नाम रहती दुनिया जब तक गज़ल है, और गज़ल रहेगी इंशाल्लाह, और वो भी उनका नाम भी जिंदा रहेगा। अच्छा, गज़ल के साथ साथ गज़ल के साथ साथ जो गाना है फिल्म 300 से ज़ायद फिल्म्स में उन्होंने गाया, वो मोहम्मद अली साहब को अपनी आवाज़ देनी हो, वो शाहिद साहब को अपनी आवाज़ देनी हो, वो नदीम साहब को अपनी आवाज़ देनी हो, मतलब वो फिल्मी सिचुएशनल सॉन्ग गाना भी उनका कमाल है। अच्छा, यहाँ ब्रेक की तरफ जाएंगे रियाज भाई। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि शहनशाह गज़ल का टाइटल मिला। गज़ल बड़ी खूबसूरत अदा की, बहुत अच्छी की, लेकिन उस वक्त ये टाइटल मिल जाना और फिर उस टाइटल का ठहर जाना। देखिए, मैं अपने आप को कुछ भी बुला लूँ, दुनिया का मानना ज़रूरी है, सिर्फ मेरे इर्द गिर्द के 8-10 लोगों का नहीं। वही जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि अगर कोई किसी को प्यार से कोई बात कह देता है तो वो लाड में कही गई है। बात तो तब होती है कि दुश्मन भी आपको माने। नहीं, मोहल्ले में अक्सर बच्चों के नाम होते हैं, बादशाह हो रहे हैं, तो वो बादशाह नहीं होता, वो एक नाम उसको दे दिया जाता है। लेकिन ये नाम जो उनको क्वाइन करके दिया गया मेहदी साहब के साथ, अब गज़ल का शहनशाह किसी और को कहना, ऐसे ये सूरज को चिराग दिखाने, मेहदी साहब ही थे जिनका सुर जैसा बोला है ना बोला है, और उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया फिल्म के म्यूज़िक को। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल मेहदी साहब की आवाज़ का एक रेंज था, और जब खुल के आवाज़ का गाना वो रुश्दी साहब गाते थे, मेहदी साहब नीचे गाते थे और कमाल गाते थे। मैं समझता हूँ कि बाद में बात होगी, अभी ब्रेक की तरफ जाना चाहेंगी आप? ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आएंगे और गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। जो हम पे बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, एज यूजुअल फ़हीम भाई को अब भूख लग गई है, तवज्जो इनकी बिल्कुल म्यूज़िक से हट गई है। हम आएंगे फ़हीम भाई के पास, लेकिन शो खत्म होने के बाद बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ मेरी बहुत ही प्यारी सी सहेली शेफ़ तैयबा हमारा वेट करेंगी। जी बिल्कुल, बुखारी राइस बिल्कुल तैयार हैं, और जिस वक्त आपका काम मतलब हमारे चावलों को बुखार हो गया फ़हीम भाई की वजह से। और जब आपका काम जो है ना वो टाइम पे कंप्लीट हो जाता है तो एनर्जी लेवल खुद ब खुद आ जाता है। जो आप कह रही थी सुबह डाउन, अब सेट हो गई है, तो बिल्कुल सेट हो गई, और फतूश सैलेड जो है वो भी रेडी है। आपको एक तो औखा तरीन टास्क। अच्छा, बाय द वे व्यूअर्स, हम शेफ़ को खुद कहते हैं कि जी आप ये चीज़ें बना दें, एंड द फैक्ट दैट चाहे इनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ हो या ना हो, ये लोग बनाते हैं। क्योंकि देखिए, हर बंदा कोई एक एरिया में एक्सपर्टीज़ रखता है, बट द फैक्ट दैट हमारे शेफ्स भी माशाल्लाह और वर्सटाइल, मेहदी हसन साहब की तरह कि उन्होंने भी हरी ऑनरा में परफेक्शन ली, तो वेल डन जान। थैंक यू, थैंक यू। सो अब बढ़ते हैं रियाज भाई आज की गुफ्तगू की कंक्लूजन की तरफ। आई नो बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, इतनी बड़ी हस्ती को कैसे हम लोग ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं एक मुख्तसर से टाइम के अंदर, लेकिन गुफ्तगू को अगर हम कंक्लूड करें तो क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो बड़े लोग हैं ये अल्लाह ताला की अता होते हैं, बड़े फ़नकार भी अल्लाह ताला की अता हैं, और वो इनाम के तौर पर आपको दिए जाते हैं, और जब अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होता है तो उनको रोक लेता है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे बड़े लोग हैं, ये जो लेजेंड्स हैं, मैडम नूर जहाँ की बात कर लीजिए, मेहदी हसन खान साहब की बात कर लीजिए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात कर लीजिए, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, एंड वी आर लकी इनफ टू हैव देम ऑल। इनको पढ़े बगैर, इनका सिलेबस जो ये हमें दे गए हैं
अपनी गज़ल गायकी के हवाले से जो सिलेबस उन्होंने तय कर दिया, जो फिल्म लाइन के हवाले से उन्होंने सिलेबस तय कर दिया, जो गीतों के हवाले से उन्होंने सिलेबस तय कर दिया, उसको पढ़े बगैर आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो सकते और बड़ा मुश्किल होगा। कंप्यूटर जी ने आपको बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं, बहुत कुछ अब आ गया नया, लेकिन ये लोग वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे आपको स्टैम्प होना पड़ेगा। इनसे सीखे बगैर, इनको चाहे बगैर, इनको सुने बगैर आप फ़नकार की कैटेगरी में आना मुमकिन ही नहीं है कि आप फ़नकार बन जाएं और बड़े बड़े फ़नकार बन जाएं इन लोगों को सुने बगैर। सो मेहदी हसन खान साहब को अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। उन्होंने जितना भी असासा छोड़ा है अपने म्यूज़िक का हमारे लिए, वो रहती दुनिया तक हमारे साथ रहेगा। और जहाँ जहाँ म्यूज़िक समझने वाले लोग हैं, वो उन्हें पंजाबी उर्दू समझ आती है या नहीं आती, फ़ारसी वो समझते हैं या नहीं समझते। आप उर्दू के बारे में भी कुछ ब्रेक में बता रहे थे भैया। अच्छा, मेहदी हसन खान साहब की जो असल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, वो उनकी उर्दू नहीं है। तो फिर Yes. आपकी तो अदायगी इतनी खूबसूरत। देख लें उन्होंने उसकी वजह है, क्या कमाल किया उन्होंने। उसकी वजह पहली तो ये है कि वो रेडियो के ट्रेंड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे तलफ़ुज़ के ऊपर इतनी तवज्जो दी जाती थी कि तो आपकी लैंग्वेज फिर कौन सी थी? आपका कंफर्ट किस में था? ये राजस्थानी ओके, ज़बान वाओ। राजस्थानी उनकी है, मालवाड़ी जिसे कहते हैं। और ये जो नसीबुल्लाल जी माँ और बोली ये जिसको जो हमारी रेशमा जी की जो लैंग्वेज ओके, थी, समझ ये वो वाली राजस्थानी है। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उर्दू तलफ़्फ़ुज़ हमें दे दिया है, शहनशाह गज़ल हो गए हैं वो। और शहनशाह गज़ल का मतलब ये है कि ज़बर ज़ेर का उन्हें पता है, शद मद का उन्हें पता है, और वो जो कुछ उन्होंने गा दिया है उसको फिर आपको किसी डिक्शनरी में देखने की ज़रूरत नहीं है। वो फाइनल है जो कुछ उन्होंने आपको दे दिया है, जो कुछ उन्होंने पढ़ दिया है। फ़हीम भाई, आज के शो को कंक्लूड करते हुए कुछ आपका पर्सपेक्टिव एंड देन उसके बाद उनको मज़ीद ट्रिब्यूट पेश करेंगे। लेकिन एक बात, हमने मिलके कुछ शोज़ भी किए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि इतने बड़े उस्ताद के साथ मुझे प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिला। तो फ़हीम भाई, आपने नोटिस किया, आप हर बार एक ही बात कहते थे जब भी कोई गा के ख़त्म करता था कि बेटे अपने तलफ़्फ़ुज़ को तो ठीक कर लो, कि बेटा बड़ा खूबसूरत गाया आपने, लेकिन उसकी खूबसूरती मद्दम हो जाती है क्योंकि आप अपने तलफ़्फ़ुज़ को नहीं ठीक करते या अल्फाज खा जाते हैं बीच में, अपना ही गाना बना लेते हैं। ट्रिब्यूट है तो ट्रिब्यूट है, अपना गाना गाना है तो अपना गाओ, लेकिन किसी के गाई हुई चीज़ को ट्रिब्यूट उसको बुला के उसका बेड़ा गर्क करना ज़्यादती। वेरी वेरी ट्रू। पहली बात यह है कि मेहदी साहब, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि रेडियो पाकिस्तान पे मैंने भी काम किया है, वहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ पे इतना ज़ोर दिया जाता था कि एक शख्स मुख्तस था कि ये सब की पहले रिहर्सल करवाएगा, तलफ़्फ़ुज़ ठीक करेगा, फिर वो माइक पे जाएगा। मेहदी साहब उसी स्कूल ऑफ थॉट के आदमी थे और उन्होंने वो काम किया। दूसरा, मेहदी साहब का एक जो मैं बयान करना चाहता हूँ अहमियत उनके गाने की, कि मेहदी साहब वाहिद गज़ल सिंगर हुए हैं जिन्होंने पूरी पूरी गज़ल एक एक राग में गाई है। उन्होंने उस राग के बाहर कोई सुर नहीं लगाया और उन्होंने उसको राग को बिगाड़ा नहीं है। और उसके वादी संवादी को देखते हुए मेहदी साहब ने जो गज़लें रागों में गाई हैं, वो रागों वाले भी सुनते हैं, क्लासिकल गाने वाले भी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या बहलावे किए हैं। और मेहदी साहब का आवाज़ माशाल्लाह। और फिर दूसरी बात ये कि मैंने मेहदी साहब का आवाज़ बहुत खुला नहीं था, ऊपर नहीं वो ज़्यादा जाते थे, जैसे कि फिल्मी डिमांड होती है। ही ट्रांसफॉर्म्ड इंटायर पाकिस्तानी फिल्म म्यूज़िक। बिल्कुल, उन्होंने गज़ल अंग में, जैसे तेरे भीगे बदन की खुशबू को, इतने खूबसूरत, लेकिन वो गज़ल अंग में स्लो गाने हैं। तो मेहदी साहब का सुर ऐसा था, लेकिन अहमद रुश्दी साहब उसके साथ थे और बहुत से, मुनीर हुसैन साहब थे, बेशुमार सिंगर जो कि ऊपर के गाने गाया करते थे। अब क्योंकि आपके पास वक्त कम है, किसी दिन इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। मैं आखिरी गज़ल मेहदी साहब की जो टॉप नॉच गज़ल भी रही है और बहुत ही मकबूल आम गज़ल, मेरा ख्याल आखिरी उम्र में उनकी बेहतरीन गज़ल थी कू बकू फैल गई बात शनासाई परवीन शाकिर जी। और ये भी उन्होंने राग दरबारी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई और गाई। कंपोजिशन भी मेहदी साहब की थी। तो मैं जसारत कर रहा हूँ कि मेहदी साहब की। फ़हीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रियाज भाई, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप लोगों के साथ प्लेटफॉर्म, बेहतरीन होस्ट आप लोग एंड लेजेंड्स इन योर ओन राइट। लेजेंड को लेजेंड से ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो काइंड ऑफ यू जी, बहुत आपने बुलाया, इट वाज वंडरफुल टू बी अराउंड। मेरे प्यारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बगैर मॉर्निंग विद है ही नहीं, मॉर्निंग एट होम है ही नहीं। हमारा शो आपके बगैर नामुकम्मल है। आप मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मेरे कुछ बच्चे भी हैं इसमें,
शायद बेटा फिर तुम्हें 70वीं दफ़ा मुबारकबाद दूंगी शादी की। ये हमारी कंटिन्यूटी, जब तक साल नहीं मुकम्मल होता ना, पहली इनकी शादी की एनिवर्सरी नहीं होती, हमने शायद को डेली मुबारक दे दी। अच्छा जी, ये वाह। पिछली ईद के बाद माशाल्लाह शादी हुई है। हमारा बेटा खुश रहे, आबाद रहे। असल में हम अपनी भाभी से ज़्यादा राज़ी हैं इनसे। और ऑफ कोर्स तैयबा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, आज के शो को कंक्लूड करते हैं उस्तादों के उस्ताद की आवाज़ में। जी फ़हीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस ओवर। तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। ये मेरे म्यूजिशियंस जो भाई हैं, इनके साथ मेरा पुराना साथ है और ये मुझे जानते हैं। और मिथिए हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में ना, जिनकी मिथ होती है आपस में, दे नो ईच अदर। म्यूजिशियन बजा बजा के गा के एक दूसरे को समझ जाते हैं, तो दे आर वन ऑफ देम। तो मैं आपकी खिदमत में मेहदी साहब की गज़ल पेश करता हूँ, खूब वकूब फैल गई रात बात शनासाई की। इजाज़त है। बात शनासा के खूब खूब फैल बात शनासा के खूब खूब फैल उसमें खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीरा के बात शनासाई के खूब कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवा। बात तो सच है, मगर बात है रुसवा। उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीरा के
मा प द द द नि प मा प ग म रे नि ग रे ध नि प मा प द नि रे तब कहीं भी गया लौटा लौटा